गुड मॉर्निंग, राम राम, नमस्कार, जय हिंद सभी प्यारे बच्चों को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे। मैं संदीप श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आप सभी धाकड़ बच्चों का आपके अपने बेहतरीन और शानदार लर्निंग प्लेटफॉर्म रोजगार विद अंकित पर। जितने भी बच्चे मेरे साथ लाइव जुड़ते जा रहे हैं, एक बार फटाफट मेरे को अपना अपना हालचाल बता दीजिएगा। ऑडियो वीडियो एकदम परफेक्ट है, क्लियर है, ओके है, ये बता दीजिएगा मेरे बच्चों। और सब कुछ एकदम ओके है तो माँ सरस्वती के आशीर्वाद से आज की क्लास करते हैं हम स्टार्ट। तन्नू, अभिषेक, हर्षिल, मंजीत, राम सर का लाडला, ममता, अंजू, वर्षा, बिश्नोई, प्रवीण यादव, पंडित, दीपक, पारुल, कोमल, प्रदीप, पूनम, प्रीति, जितने भी बच्चे जुड़ते जा रहे हैं एक बार फटाफट सिग्नल दीजिएगा कि सब कुछ एकदम ओके है, परफेक्ट है। और जितनी भी क्लासेज अपनी इस बैच में हरियाणा जीके की हुई हैं, उम्मीद ये भी करता हूं बच्चों अच्छे तरीके से आप लोगों के समझ में आया होगा। एक नया टॉपिक हमने स्टार्ट किया था कल, क्लाइमेट ऑफ हरियाणा, हरियाणा की जलवायु हम पढ़ रहे थे। और लास्ट में मैंने आपको बताया था कि जर्मनी का एक जलवायु वैज्ञानिक है व्लादिमीर कोपेन, उन्होंने हरियाणा की जलवायु को मेरे बच्चों दो वर्गों में बांटने का काम किया। एक है उपोष्ण आर्द्र जलवायु, यानी कि उत्तर पूर्व में जो शिवालिक क्षेत्र है उसके ठीक नीचे पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर की 72 किलोमीटर चौड़ी पट्टी के अंदर आपको इस प्रकार की जलवायु देखने को मिलती है। बच्चों, सर्दियों के अंदर तापमान यहां पर 3 से 4 डिग्री सेल्सियस देखने को मिलता है। उपोष्ण आर्द्र जलवायु के बाद सेकंड जो टाइप होगा बच्चों उसको बोलते हैं उपोष्ण स्टेपी जलवायु। उपोष्ण स्टेपी जलवायु, ठीक है। इसको हम डिनोट करेंगे, व्लादिमीर कोपेन ने अपने अल्फाबेट वर्ड के अंदर मेरे बच्चों इस प्रकार की जलवायु को BSH से संबोधित किया है, ठीक है। यानी कि उपोष्ण आर्द्र जलवायु जो थी वो क्या थी? उपोष्ण आर्द्र जो जलवायु थी बच्चे उसका नाम था CAW। और उपोष्ण स्टेपी जलवायु जो है वो आपकी क्या होगी? BSH होगी। सतवीर सिंह, बाई खुशी, मोहित शर्मा, कुमकुम नैन, सोनू डिल्लो, नीतू, रोहित, दीपक, ऋतिक, सुरेंद्र। सर थोड़ी सी लाइट जो है ना वो डिप कर रही है। भाई बिल्कुल कर रही है, ठीक है। थोड़ा सा टेक्निकल जो है आज मैं चेक करवाता हूँ, अपने RWA की जो धाकड़ टेक्निकल टीम है ना उनसे ये कैमरा मैं चेक करवाता हूँ। और आज आज और तुम कोशिश करो, आज क्लास के बाद मैं टेक्निकल टीम को जोड़ता हूँ। और जो ये कॉर्नर के अंदर थोड़ा सा लाइट जो फ्लक्चुएट सी कर रही है ना, इसको मेरे बच्चे क्या करेंगे? ठीक करवाएंगे। अब मैं हाथ लगाऊंगा कैमरे के तो सीधी सी बात हो सकता है क्लास ही आपकी क्या हो जाए, फिर एंड हो जाए, आज की क्लास ही ना हो पाए। तो ऐसा तो तुम बिल्कुल नहीं चाहते होगे। उपोष्ण स्टेपिजल वायु जो है मेरे बच्चों ये कहां पर देखने को मिलती है आपको? ये आपको ध्यान रखना है। अपना जो शेष हरियाणा बचा है, और शेष हरियाणा कौन सा बचा है? शेष हरियाणा है सर जो हमने अंबाला, पंचकुला, यमुनानगर पढ़ा कल, उसके अलावा जो हमारी जलवायु होगी उसे हम बोलेंगे उपोष्ण स्टेपी जलवायु, ठीक है। तो सिर्फ 3 जिलों के अंदर हमें यह जलवायु देखने को मिलती है। ये 3 जिले कौन कौन से हैं? ये वाला जो क्षेत्र होगा बड़े भाई, ठीक है, हरियाणा के अंदर ये वाला जो क्षेत्र होगा, इस क्षेत्र के अंदर आपको मैंने कल बताया कि किस प्रकार की जलवायु देखने को मिलती है। उपोष्ण आर्द्र जलवायु देखने को मिलती है। उपोष्ण आर्द्र जलवायु में बच्चों पंचकुला,
यमुनानगर, ठीक है, और अंबाला। ठीक है, और आपको ध्यान रखना है ये तीन जिलों की कितने किलोमीटर चौड़ी पट्टी है बच्चे, ये है 72 किलोमीटर। ठीक है, कितने किलोमीटर, 72 किलोमीटर चौड़ी पट्टी के अंदर आपको ये विस्तार देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं उपोष्ण स्टेपी जलवायु की। तो जो आपका शेष हरियाणा बचा है, उस शेष हरियाणा के अंदर बच्चों जो जलवायु है उसको हम क्या बोलेंगे, उपोष्ण स्टेपी जलवायु बोलेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना है, हरियाणा के अधिकांश भागों में हरियाणा के अधिकांश भागों में पाए जाने वाली जलवायु कौन सी होगी, उपोष्ण स्टेपी जलवायु होगी। और मेरे बच्चों ये जो भाग है ना, इन भागों के अंदर जो बारिश होती है बंगाल की खाड़ी की शाखा से होती है बच्चों। तो जिन भागों के अंदर उपोष्ण स्टेपी जलवायु पाई जाती है, उन भागों के अंदर वर्षा जो आपको नजर आएगी वो कौन सी शाखा से होगी, बंगाल की खाड़ी की शाखा से होगी। और बंगाल की खाड़ी की शाखा से बच्चों वर्षा होने के चलते वर्षा इतनी ज्यादा हो नहीं पाती है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी की शाखा से हरियाणा में ज्यादा वर्षा नहीं होती। हरियाणा में जो ज्यादा वर्षा होती है वो अरब सागर की शाखा से होती है। किससे, अरब सागर की शाखा से। बंगाल की खाड़ी की शाखा से इतनी बारिश नहीं होती। तो इसका मतलब जो उपोष्ण स्टेपी जलवायु वाला क्षेत्र होगा मेरे बच्चों, वो हरियाणा के अंदर ज्यादा वर्षा वाला क्षेत्र नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। यही कारण है यही कारण है कि मेरे बच्चों अब इसको क्या लिखवाऊं तुम्हें, ध्यान रखना है इस भाग में वर्षा क्या होती है, कम होती है। और तापमान क्या होता है बच्चों, ज्यादा होता है। और तापमान ज्यादा होने के चलते वाष्पीकरण क्या होगा, ज्यादा होगा। भाई ज्यादा गर्मी होगी, टेम्परेचर ज्यादा होगा, तो मेरे बच्चों सीधी सी बात है वाष्पीकरण भी क्या होगा, जल से वाष्प बड़ी संख्या में बनेंगे, बड़ी मात्रा में बनेंगे। तो वाष्पीकरण जो होता है ना, वो क्या होता है, इस भाग के अंदर ज्यादा होता है। ज्यादा होता है। ठीक है, तो इतनी सी बातें आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। ये है उपोष्ण स्टेपी जलवायु। इसमें जिलों का नाम लिखने की जरूरत नहीं है, सारा का सारा लगभग हरियाणा जो है वो आपको किस प्रकार की जलवायु वाला नजर आएगा, उपोष्ण स्टेपी जलवायु वाला आपको नजर आएगा। ठीक है, चलेगा। अब हम बात कर लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं यहां से। हरियाणा की जलवायु से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य आपको ध्यान रखने हैं।
महत्वपूर्ण तथ्य में बच्चों सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि हरियाणा की जो जलवायु है वो शुष्क प्रकार की है, क्योंकि भारत के अंदर कम वर्षा वाले राज्यों में हरियाणा क्या होता है, शामिल होता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है हरियाणा राज्य भारत के कम वर्षा वाले राज्यों में शामिल किया गया है बच्चों। भारत के कम वर्षा वाले राज्यों में क्या है, शामिल है। जिसके कारण बच्चों यहां की जो जलवायु है कैसी है, शुष्क प्रकार की है। शुष्क प्रकार की है, ठीक है। अभी मैं मैथ्स की क्लास देख रहा था, वहां पे सर बिल्कुल जीरो से पढ़ा रहे थे, वहां पे भी बच्चे बेसिक, मैं समझा नहीं भाई क्या बोल रहे हो। तो मैथ की क्लास में शोभित सर बड़ा शानदार पढ़ाते हैं, ठीक है। अपने हरियाणा के बच्चों का एक समस्या क्या है, अपने बच्चों की एक समस्या ये है कि जब उनको ज्यादा एडवांस करा दे तो बोलेंगे समझ में नहीं आ रहा क्या समझा रहे हो, बिल्कुल बेसिक समझा दे तो बोलेंगे कि यार ये तो हमें आता ही है। तो मेरे भाई साहब, जब तुम्हें आता है सब कुछ है तो फिर तुम नौकरी क्यों नहीं लग रहे हो, क्यों अच्छा स्कोर नहीं आ रहा मॉक टेस्ट में? मेरे बच्चों, आप लोगों का स्कोर अच्छा क्यों नहीं जा रहा है? कौन ऐसा बच्चा है जिसका मॉक टेस्ट के अंदर 80 प्लस स्कोर जाता है? जब आपका सिलेक्शन नहीं आ रहा, आपका मॉक टेस्ट में स्कोर नहीं बढ़ रहा, तो एक बार सामने वाले को अच्छे से सिलेबस कवर कराने दो, हर सब्जेक्ट का जो टीचर है, क्योंकि आपने जो बैच लिया है वो सीखने के लिए लिया है, ठीक है। और उसमें अलग अलग टाइप का बच्चा है, कोई पहले कोचिंग किए बैठा है, कोई पहली बार कोचिंग लेगा, किसी का मैथ अच्छा है, किसी की इंग्लिश अच्छी नहीं है, किसी का हरियाणा जी के अच्छा है तो किसी का हरियाणा जी के अच्छा नहीं है। तो टीचर को सारे बच्चों को साथ लेके चलना पड़ता है, उसको छोटी से छोटी बात भी बतानी पड़ेगी और बहुत एडवांस लेवल तक भी उसको लेके जाना पड़ेगा। अब हरियाणा में 22 जिले हैं, ये सभी को पता है, लेकिन मेरे को तो बताना पड़ेगा ना, क्योंकि क्लास में एक बच्चा भी यदि ऐसा होगा जिसको ये ना पता हो कि हरियाणा में 22 जिले हैं, तो मेरे भाई साहब उस बच्चे के लिए भी तो मेरे को काम करना पड़ेगा ना। तो जितने भी ये इंटेलिजेंट किस्म के बच्चे क्लास में हैं, आप लोग तब तक ये कर लीजिएगा कोई दूसरा सब्जेक्ट तैयार कर लो। जैसे मैथ्स के सर बिल्कुल बेसिक से करवा रहे हैं, तो एक बार उसको तुम छोड़ दो, वो तुम्हें आता है तो आप 1 महीने बाद मैथ पढ़ना स्टार्ट कर देना, जब आपको एडवांस लेवल वहां पे सर कराना स्टार्ट कर देंगे, है ना। तो आप लोग जो है ना, जीरो मान के क्लास में बैठा करो अपने आप को, तुम हीरो मत माना करो अपने आप को, ठीक है। क्योंकि यदि आप हीरो मानोगे तो फिर सुधार क्या होगा, जीरो मानोगे तो सुधार होने के चांस ज्यादा है। हीरो मत माना करो छोटे भाई, वरना तो देखिएगा सिलेक्शन आएगा तो कदर होगी, सीधी सी बात है। आपको कितना आता है ये मैटर नहीं करेगा, जब आप कंपटीशन में बैठते हो पेपर देने के लिए वहां सिलेक्शन ही लेना पड़ेगा, क्योंकि कदर कराने के लिए सिलेक्शन लेना ही लेना पड़ेगा, ठीक है। वरना तुम चिल्लाते रहना मेरे को तो ये आता ही है, मेरे को तो ये आता ही है, मेरे को तो ये आता ही है, तो कोई फायदा ही नहीं है। तो एक बार सामने वाले को सिलेबस कराने दो, सारी की सारी चीजें होंगी। आप बेसिक बेसिक मत बोला करो, क्योंकि बेसिक से ही एडवांस लेवल पे पहुंचा जाता है, ठीक है। आपको ध्यान रखना है मेरे बच्चों, हरियाणा का जो पश्चिमी भाग है, हरियाणा के पश्चिमी भाग से जुलाई महीने के अंदर हरियाणा के पश्चिमी भाग से, पश्चिमी भाग कौन सा होगा, हरियाणा का ये वाला भाग होगा, ठीक है। तो हरियाणा के पश्चिमी भाग से जुलाई महीने में बच्चों 998 मिलीबार, मिलीबार में क्या मापते हैं,
हवाओं का प्रेशर मापते हैं, यानी कि वायु दाब मापा जाता है मिली बार के अंदर। तो जुलाई महीने में 998 मिली बार वायु दाब की रेखाएं गुजरती हैं, वायु दाब की हवाएं गुजरती हैं। यहां से क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत दाकड़ क्वेश्चन, और ऐसे ऐसे क्वेश्चन जब पूछे जाएंगे तो जो बच्चा रट्टा लगाता है, जो बच्चा सिर्फ बेसिक बेसिक नोट्स पढ़ने का आदी होता है, उन बच्चों से ये क्वेश्चन छूट जाते हैं। और एक क्वेश्चन छूटने का मतलब है सिलेक्शन का छूट जाना। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब देखिएगा भाई, जुलाई के महीने में क्या होता है। जुलाई के महीने में 998 मिली बार वायु दाब की जब रेखाएं गुजरती है ना, ये कौन सा इलाका होगा? पश्चिम इलाका होगा। पश्चिम के साथ साथ कौन सा इलाका होगा? दक्षिण पश्चिम होगा। ठीक है ना, तो ये हरियाणा का क्या है? पश्चिम है। और ये हरियाणा का बच्चों कौन सा भाग है? दक्षिण पश्चिम है। ठीक है, और इन हवाओं की हम जिक्र करेंगे तो यहां पर वायु दाब कितना है? 998 मिली बार। यहां पर एयर प्रेशर इन हवाओं का कितना है? 998 मिली बार। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बताइएगा भाई, जब 998 मिली बार वायु दाब की हवाएं पश्चिम और दक्षिण पश्चिम वाले इलाके में आती हैं तो इनकी दिशा कौन सी तरफ चली जाती है? तो ध्यान रखना है, 998 मिली बार वायु दाब की जो हवाएं जुलाई के महीने में पश्चिम और दक्षिण पश्चिम की ओर चलती हैं बच्चों, इनकी जो दिशा है ना, वो पश्चिम दक्षिण पश्चिम से क्या हो जाती है? उत्तर पूर्व हो जाती है। क्या हो जाती है? उत्तर पूर्व हो जाती है। क्वेश्चन कैसे आएगा मैं दोबारा फिर आपको बताऊंगा। ठीक है, तो ये आपकी जो दिशा होगी ये कौन सी होगी? उत्तर पूर्व। तो इन हवाओं की दिशा पश्चिम और दक्षिण पश्चिम से जुलाई के महीने में कौन सी ओर हो जाती है? नॉर्थ ईस्ट की ओर हो जाती है, उत्तर पूर्व की ओर हो जाती है। ठीक है, तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि पश्चिमी भाग से जुलाई के महीने में 998 मिलीबार वायुदाब की हवाएं गुजरती हैं। तो इन हवाओं की दिशा पश्चिम दक्षिण पश्चिम से कौन कौन सी दिशा से मैं बात कर रहा हूं? पश्चिम और दक्षिण पश्चिम से मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, तो इन हवाओं की जो दिशा है वो पश्चिम और दक्षिण पश्चिम से कौन सी दिशा की ओर हो जाती है? उत्तर पूर्व की ओर। अब यहां से क्वेश्चन क्या पूछा गया था, जो मैक्सिमम बच्चों का बच्चों ये क्वेश्चन गलत पाया गया था। क्वेश्चन ये पूछा गया था कि बताइएगा भाई, हरियाणा के पश्चिमी भाग में जुलाई महीने के अंदर कितने मिलीबार वायुदाब की हवाएं गुजरती हैं? तो यहां पर मिलीबार वायुदाब पूछा गया था, यानी कि कितने एयर प्रेशर की वो हवाएं गुजरती हैं जुलाई के महीने में पश्चिमी भाग से। बच्चों आपका आंसर होगा 998 मिलीबार। क्या होगा? 998 मिलीबार। यहां तक बातें क्लियर हुई? एक बार फटाफट बताएगा, यहां तक बातें मेरे भाई क्लियर हुई? जितने भी बच्चे आप लोग जुड़े हुए हैं फटाफट बताइएगा।
सर ये दोबारा समझा दीजिएगा। बिल्कुल, मैं दोबारा क्या तीसरी बार भी समझाऊंगा, एक बार यहां तक बताएगा। सर हवाओं की जो डायरेक्शन है वो चेंज क्यों हो जाती है? क्योंकि हवाओं के ऊपर एक प्रेशर लगता है, एक फोर्स अप्लाई होता है, उसी को हम कोरियोलिस फोर्स बोलते हैं। ठीक है, तो कोरियोलिस नाम के साइंटिस्ट ने हवाओं के ऊपर लगने वाले उस बल की बारे में बताने का काम किया, इसीलिए उसको कोरियोलिस फोर्स बोलते हैं। और इसकी व्याख्या जो की है वो फेरल ने की है, तो उसे हम लॉ ऑफ फेरल बोलते हैं। ठीक है, ये हम ज्योग्राफी में पढ़ते हैं या फिजिक्स में पढ़ते हैं। तो हवाओं के ऊपर क्या लगता है बच्चों? एक फोर्स लगता है, और हवाओं के ऊपर जब एक बल लगता है, उस बल के कारण हवाएं जो है वो अपनी दिशा में क्या ले आती हैं बच्चों? परिवर्तन ले आती हैं, और उस बल को हम कोरियोलिस बल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोरियोलिस बल बोलते हैं। ठीक है, यहां तक बातें क्लियर हुई? चलेगा, अब हम बात करते हैं। बिल्कुल, जिन बच्चों ने पढ़ा होगा वो अच्छे से जानते हैं। बाकी हरियाणा जीके में अब कोरियोलिस बल मैं तुम्हें बताऊंगा तो भाई साहब दिमाग की दही हो जाएगी तुम्हारी। ठीक है, उसको हम ज्योग्राफी में पढ़ेंगे, जब मैं आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा ना, तब बताऊंगा मैं आपको हवाओं के बारे में। चलेगा, तब तक आप इतना सा ध्यान रखो बस कि भाई जुलाई के महीने में 998 मिलीबार वायुदाब की हवाएं गुजरती हैं हरियाणा के पश्चिमी भाग से। इतना याद रखना है। ठीक है, क्या याद रखोगे? कि भाई जुलाई के महीने में 998 मिलीबार एयर प्रेशर की हवाएं पश्चिमी भाग में गुजरती हैं, और पश्चिमी भाग से गुजरने वाली इन हवाओं की दिशा उत्तर पूर्व की ओर हो जाती है। तो याद रखोगे, उत्तर पूर्व में गर्मियों के अंदर हवा की दिशा कौन सी? हवा जिनका एयर प्रेशर होता है 998 मिलीबार। ठीक है, अब हम बात करेंगे जनवरी की। बच्चों जनवरी के अंदर जो एयर प्रेशर हो जाता है वो हो जाता है 1018। अब एक और याद रखना है, गर्मियों में तो हमने याद रख लिया, सर्दियों में और याद रखेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना है। हरियाणा के पूर्वी भाग, ये जो जनवरी के अंदर हवाएं हैं बच्चों, ये कौन से भाग में चलती है? पूर्वी भाग में। तो हरियाणा के पूर्वी भागों में चलने वाली 1018 मिलीबार वायुदाब की हवाओं की जो दिशा होगी बच्चों, वो उत्तर और उत्तर पश्चिम होती है। उत्तर और उत्तर और उत्तर पश्चिम होती है। ठीक है, समझ में आई बात? हाँ, बस इतना सा समझना है दोस्त कि यहां जनवरी के अंदर एयर प्रेशर इन हवाओं का कितना है? 1018 मिलीबार। जुलाई के अंदर कितना था? 998 मिलीबार। ठीक है, जुलाई के अंदर जब 998 मिलीबार था एयर प्रेशर, तो हवाओं की दिशा थी उत्तर पूर्व। 1018 है तो हवाओं की दिशा है उत्तर और उत्तर पश्चिम। उत्तर और उत्तर पश्चिम। ठीक है, यहां तक बातें क्लियर हुई? बताएगा फटाफट। चलेगा, हम बात करें मेरे बच्चों कि हरियाणा में जो ये शुष्क जलवायु है, गर्मियों के अंदर हम बात कर रहे हैं, शुष्क की बात करें, अर्ध शुष्क की बात करें, वह
उपोष्ण आर्द्र जलवायु की बात करें या उपोष्ण आर्द्र हवाओं की बात करें, ठीक है, ये हवाएं बच्चों हमेशा दक्षिण से उत्तर की तरफ चलेंगी। बस ये 3 लाइन याद रख लेना। यदि क्वेश्चन पूछेगा सबसे मुश्किल इस टॉपिक से, तो बस यही 3 लाइनें पूछेगा, बाकी तो बहुत आसान चीजें हैं, ठीक है। आसान तो ये भी हैं। शुष्क का मतलब मेरे भाई जहां बारिश कम होती है, तो बारिश कहाँ कम होती है? दक्षिण वाले इलाके के अंदर। अर्ध शुष्क का मतलब यानी कि राजस्थान के साथ लगते क्षेत्र से थोड़ा सा ऊपर का क्षेत्र, उसको अर्ध शुष्क बोल देंगे। उससे ऊपर का क्षेत्र होगा उपोष्ण आर्द्र जलवायु। तो यहां पर जो हवाएं चलेंगी वो नीचे से ऊपर की ओर चलेंगे, यानी कि दक्षिण से कहाँ चलेंगी भाई? ध्यान रखेंगे, उत्तर की ओर चलेंगे, ठीक है। क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में हम है ना, उत्तरी गोलार्ध में हवाओं की दिशा इस तरीके से होती है, इस तरीके से होती है, ठीक है। यानी कि हवाएं अपने दाएं ओर मुड़ती है हमेशा, ठीक है। हवाएं जो हैं वो अपने दाएं ओर मुड़ती हैं। अब दाएं ओर मुड़ेंगी, तो यही कारण था कि पश्चिम के अंदर थी हवाएं, तो बच्चों दाएं ओर मुड़ेंगी तो कहां जाएंगी? उत्तर पूर्व की तरफ जाएंगे। कहां जाएंगी? उत्तर पूर्व की तरफ जाएंगे, ठीक है। यहां तक बातें क्लियर हुई? बिल्कुल क्लियर हुई, चलेगा। अब हम बात करते हैं हरियाणा के अंदर ऋतुओं की। सिर्फ 5-10-15 मिनट का टॉपिक और है हमारा, फिर नया टॉपिक शुरू करेंगे कल। कल शुरू करेंगे या आज शुरू करेंगे? हेडिंग डालिएगा हरियाणा की ऋतुएं। ऋतुओं का मतलब होता है सीजन, ठीक है। आपसे कोई पूछ ले कि हरियाणा में मुख्यतः कितने प्रकार की ऋतु मेरे बच्चों पाई जाती है, तो आपको बोलना है कि हरियाणा में मुख्यतः 3 प्रकार की ऋतुएं पाई जाती हैं। हरियाणा में मुख्यतः 3 प्रकार की ऋतुएं मेरे बच्चों पाई जाती हैं, ठीक है। इन 3 प्रकार की ऋतुओं में सबसे पहले हम जिक्र करेंगे ग्रीष्म ऋतु का, ठीक है, यानी कि समर सीजन। तो सबसे पहले बच्चों पढ़ेंगे हम ग्रीष्म ऋतु। बात करें अपने हरियाणा में ग्रीष्म ऋतु का जो टाइम पीरियड होता है वो कब से कब तक होता है? तो ध्यान रखना है, हरियाणा में ग्रीष्म ऋतु का जो टाइम पीरियड है बच्चों, वो 16 जून से नहीं, सॉरी बच्चों, 16 मार्च से 15 जून तक होता है। तो 16 मार्च से 15 जून तक का जो टाइम पीरियड होगा उसको हम क्या बोलेंगे? ग्रीष्म ऋतु बोलेंगे, ठीक है। बच्चों ग्रीष्म ऋतु का जो औसत तापमान रहता है हरियाणा में वो कितना रहता है? 35 डिग्री सेल्सियस। याद रखेंगे, हरियाणा में ग्रीष्म ऋतु का औसत तापमान एवरेज टेम्परेचर जो बच्चों पूरे के पूरे समर सीजन में देखा जाता है, ग्रीष्म ऋतु में औसत तापमान जो होता है वो 35 डिग्री सेल्सियस होता है।
क्या होता है बच्चों? 35 डिग्री सेल्सियस होता है। अब देखेगा भाई, ऐसे ऐसे क्वेश्चन क्यों पूछते हो तुम? जितनी भी लड़कियां हैं तो ये टिंगरी बरानी भाई कद चुप होंगी। 26 जुलाई तक कितनी हरियाणा जी की हो जाएगी भाई? जितनी होगी मैक्सिमम मैं करवाने की कोशिश करूंगा। अब आप लोग जो है ना बीच में ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछोगे तो फिर मेरा मन नहीं करेगा पढ़ाने का, सही बता रहा हूँ। मैं ये चाहता हूँ फिर तुम्हें फटाफट सिलेबस कराऊं, 2 महीने में फारिग करूं तुम्हें, उसके बाद फिर भाई साहब मैं नए बैच निकालूं। मेरा ये मन करेगा फिर, क्योंकि मैं आप लोगों को एक बार ही पढ़ाना चाहता हूं, और एक बार पढ़ के आप जिंदगी भर मेरे को याद रखो, बस मैं ऐसा पढ़ाना चाहता हूं। और जिंदगी भर याद इसलिए रखोगे क्योंकि 25 में से 25 का स्कोर करोगे आप, ठीक है? तो आपको ये लगेगा कि यार सामने वाले ने पूरी ईमानदारी से मेहनत की थी। यदि सिलेक्शन रुका है तो मेरी गुस्ताखी से रुका होगा, मैंने मेहनत नहीं की होगी, है ना? तो तुम जितने भी बच्चे हो इन चीजों को छोड़ दो भाई। कितना होगा, जितना होगा उतना आपके लिए अच्छा होगा। सिलेबस की कोई डेफिनेशन नहीं होती। सिलेबस का मतलब क्या होता है? मान के चलेगा मैं आपको 2 महीने पढ़ा दूं, उसमें से एक क्वेश्चन भी ना आए, तो ऐसा सिलेबस फिर किस काम का? और मैं आपको ऐसा पढ़ा दूं कि 25 में से 25 आ जाए, तो इसका मतलब सही सिलेबस की डेफिनेशन तो वही होगी ना जो आपके पेपर में क्वेश्चन ठीक कराए। तो मेरी नजर में सिलेबस की डेफिनेशन ये होती है बच्चों कि आप लोग जब पेपर में बैठोगे तो आपके क्वेश्चन ठीक होने चाहिए, वही सिलेबस होता है। सर एस्टेट का पेपर है, देखिएगा एस्टेट का पेपर है तो आप जो धाकड़ बैच में जुड़े होंगे वहां से पढ़ लीजिएगा। यूट्यूब के ऊपर मेरी बहुत सारी क्लासेस हैं, वहां से पढ़ लीजिएगा। जितना मैं यहां पे करवा रहा हूं उसको पढ़ लीजिएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने स्टार्ट कर दीजिएगा। अब मान के चलिएगा जुलाई में एग्जाम है, तो जुलाई तक जितना होगा उतना तो मैं करवाऊंगा ही, है बच्चों? अब यानी कि सीटी आ जाएगा तो मैं क्लासेस जो है वो 2-2 3-3 भी करना स्टार्ट कर दूंगा। तो मेरे को पढ़ाने दो बस यार, बीच में तुम रोका टोका मत करो, ठीक है? हरियाणा में ग्रीष्म ऋतु का औसत तापमान कितना होगा बच्चों? 35 डिग्री सेल्सियस होगा। सबसे गर्म जो रहता है हरियाणा में वो हिसार रहता है। हरियाणा में बच्चों सबसे गर्म शहर या जिला बोल सकते हैं हम, ठीक है बच्चों? बात करें तो गर्मियों में हरियाणा में जो अधिकतम तापमान पहुंच जाता है वो 49 से 50 डिग्री सेल्सियस तक मेरे बच्चों टच कर जाता है। तो ये भी याद रखना है, गर्मियों में हरियाणा में अधिकतम जो तापमान है बच्चों वो कितना दर्ज किया जाता है? वो दर्ज किया जाता है बच्चों 49 से 50 डिग्री सेल्सियस, ठीक है? बच्चों हरियाणा का जो दक्षिण है, और साथ के साथ हम बात करें दक्षिण पश्चिम वाला इलाका, यहां पर तेज हवाएं चलती हैं। तो अपने हरियाणा के दक्षिण और दक्षिण पश्चिम में हरियाणा के दक्षिण और बच्चों दक्षिण पश्चिम में गर्मियों में जो है चलने वाली जो तेज हवाएं हैं बच्चों उनको हम क्या बोलते हैं? लू बोलते हैं, ठीक है? तो इनको हम क्या बोलते हैं? लू बोलते हैं, ठीक है ना? और इस मौसम में आप किसी भी स्कूटी के ऊपर लड़की को देखोगे तो तुम्हें मेरे बच्चों चंबल का डाकू नजर आएगी। क्यों नजर आएगी? क्योंकि बच्चों डाठा डूठा मार के
ग्लव्स वगैरह डाल के मेरे बच्चों, ठीक है, सिर्फ आंख भी नहीं दिखती है क्योंकि आंखों के ऊपर भी चश्मे वो डाले रहेगी। तो मेरे बच्चों एक तरीके से चंबल का डाकू की तरह नजर आती हैं लड़कियां यहाँ। तो ये जो मौसम होता है जब लड़कियां बच्चों डाकू की तरह नजर आती हैं, ये आपका गर्मियों का मौसम होता है। ये दक्षिण और दक्षिण पश्चिम वाला इलाका होता है। और इन तेज गर्म हवाओं को हम क्या बोलते हैं? लू बोलते हैं। लू, इंग्लिश में भी बच्चों लू ही बोलेंगे, ठीक है। तो इनको क्या कहा जाता है? लू कहा जाता है। बस इतनी सी बातें आपको ध्यान रखनी है। किसके अंदर बच्चों? ग्रीष्म ऋतु के अंदर। ठीक है। दूसरे नंबर पे बात करेंगे भाई यहां पे शीत ऋतु की। यानी कि विंटर सीजन। अच्छा, यहां से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि भाई बताइएगा, हरियाणा के जो सबसे गर्म महीने होते हैं ना, वो कौन से होते हैं? तो कौन सा महीना सबसे गर्म होता है, बताओगे मेरे को? एक क्वेश्चन और यहां से पूछ लिया जाता है कि हरियाणा में सबसे गर्म महीने कौन से होते हैं? तो हरियाणा के अंदर सबसे गर्म महीने बच्चों अप्रैल और मई होते हैं। तो याद रखना है, अप्रैल और मई जो है सबसे गर्म महीने होते हैं। यदि इन दोनों में से भी एक गर्म पूछे तो मई सबसे गर्म होता है, ठीक है। तो फिलहाल जो चल रहा है वो मई चल रहा है, जून नहीं होगा भाई, अप्रैल मई होगा, ध्यान रखना, ठीक है। तो अप्रैल मई जो होगा ना वो सबसे गर्म महीने आपके होते हैं। जून के अंदर तो मानसून जो है ना वो दस्तक दे देता है, टेम्परेचर में बच्चों गिरावट आ जाती है, ठीक है ना। तो सबसे गर्म जो होता है वो मई होता है, और अप्रैल के अंदर टेम्परेचर बच्चों बढ़ना स्टार्ट हो ही जाता है। शीत ऋतु की बात करें तो हरियाणा में जो शीत ऋतु का टाइम पीरियड होगा वो कब से कब तक होगा बच्चों? तो हरियाणा में शीत ऋतु का काल सोलह सितंबर से शुरू होकर बच्चों 15 मार्च तक रहता है। ठीक है। शीत ऋतु के अंदर औसत जो तापमान रहता है वो कितना रहेगा? तो याद रखना है, शीत ऋतु के अंदर औसत तापमान 12 से 14 डिग्री सेल्सियस, 12 से 14 डिग्री सेल्सियस। बच्चों हम बात करें सबसे ठंडा जो महीना रहता है, हरियाणा में जो सबसे ठंडा महीना होगा मेरे बच्चों वो जनवरी का महीना होता है। और जनवरी के महीने में टेम्परेचर जो है ना वो फ्रीजिंग पॉइंट यानी हिमांक बिंदु 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। तो जनवरी के महीने में याद रखना है
जनवरी के महीने के अंदर हरियाणा के शिवालिक क्षेत्र, हरियाणा का कौन सा क्षेत्र मेरे बच्चों? शिवालिक क्षेत्र, ठीक है। तो हरियाणा के शिवालिक क्षेत्र में तापमान फ्रीजिंग पॉइंट यानी कि हिमांक बिंदु 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। हम बात करें तो शीत ऋतु के अंदर औसतन सबसे कम टेम्परेचर वाला जो जिला रहता है, औसतन सबसे कम तापमान वाला जिला कौन सा होता है? चलिएगा बताइएगा फटाफट। जितने भी बच्चे बोलते हैं कि सर आसान आसान चीजें हम पढ़ के थक चुके हैं, तो एक बार फटाफट बताओ इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। जितने भी इंटेलिजेंट बच्चे जुड़े हुए हैं, जो पहले कई बार हरियाणा जीके पढ़ चुके होंगे अलग अलग जगह से, कि शीत ऋतु के अंदर औसतन सबसे कम तापमान कौन से जिले का बच्चों दर्ज किया जाता है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बताइएगा भाई, शीत ऋतु के अंदर औसतन जो है ना, कौन सा जिला? बिल्कुल हिसार जिला, हिसार जिला, हिसार जिला। बहुत शानदार मेरे बच्चों, जबरदस्त। ठीक है, बहुत जबरदस्त। याद रख लेना, आंसर आएगा अंबाला जिला। कौन सा जिला आएगा बच्चों? अंबाला जिला आएगा। ठीक है, अंबाला जिला आएगा। और अंबाला जिले का जो औसत तापमान दर्ज किया जाता है वो 12.8 डिग्री सेल्सियस। ठीक है ना, यहां पर औसत की बात हो रही है। औसत का मतलब समझते हो तुम लोग? एवरेज का मतलब, यानी कि जो पूरी की पूरी शीत ऋतु का टाइम पीरियड है, शीत ऋतु का टाइम पीरियड है मेरे भाई, यहां पर 16 सितंबर से लेके 15 मार्च, 16 सितंबर से लेके 15 मार्च, लगभग यहां 6 महीने। ठीक है, इसके अंदर पतझड़ ऋतु भी शामिल है, जिसको शरद ऋतु बोलते हैं हम। ठीक है, तो अपने हरियाणा में से शीत ही हम लेके चलते हैं। तो ये जो आपका टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड के अंदर सबसे कम टेम्परेचर मेरे बच्चों जो रहता है, सभी दिनों का टेम्परेचर निकाल के जो एवरेज निकलता है, उसमें अंबाला जिला औसतन सबसे कम तापमान वाला जिला होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। अब तुमने देख लिया होगा अपनी तैयारी कैसी है, आप लोगों की तैयारी। गुरुजी हमने हिसार पढ़ा है। हिसार आपने पढ़ा है सबसे ठंडा जिला, कि हरियाणा में सबसे ठंडा जिला कौन सा है? और हरियाणा में सबसे ठंडा जो जिला होगा बच्चों, वो हिसार होगा। सर ये क्या बात हुई भाई? हम बात करें किसी एक महीने की, किसी एक दिन की, तो सबसे कम टेम्परेचर हिसार का दर्ज किया जाता है। लेकिन पूरी शीत ऋतु के अंदर हिसार का जो तापमान है ना, वो 13.6 डिग्री सेल्सियस रहता है, बल्कि अंबाला का औसतन टेम्परेचर रहता है 12.8 डिग्री सेल्सियस। तो यहां सबसे ठंडा जिला पूछे तो हिसार बोलेंगे, औसतन सबसे कम तापमान वाला जिला पूछे तो क्या बोलेंगे? अंबाला बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अंबाला बोलेंगे।
सबसे गर्म भी हिसार है, सबसे ठंडा भी हिसार है। सबसे गर्म भी हिसार है और सबसे ठंडा भी हिसार है मेरे बच्चों, ठीक है। तो हरियाणा में सबसे ठंडा जिला कौन सा याद रखोगे? सर हिसार याद रखेंगे। बस इतनी सी चीजें याद रखनी है। अब हम बात करेंगे मेरे बच्चों वर्षा ऋतु की। अब लास्ट ऋतु पढ़ेंगे, तीसरी ऋतु, जिसका नाम होगा वर्षा ऋतु, जिसको बोलेंगे मानसून सीजन। तो याद रखेंगे बच्चों, मानसून सीजन का जो टाइम पीरियड होगा हरियाणा के अंदर वो कितना होगा? तो याद रखेंगे हरियाणा में वर्षा ऋतु का समय, ये हरियाणा की बात हो रही है, ठीक है, मध्य जुलाई से बच्चों मध्य सितंबर। मध्य जुलाई से मध्य हम्म, मध्य सितंबर तक होता है। तो मध्य जुलाई से मध्य सितंबर तक वर्षा ऋतु का टाइम पीरियड होता है। और हरियाणा में बच्चों इस दौरान जो औसत वर्षा रहती है वो कितनी रहती है? तो ध्यान रखना है, हरियाणा में औसत वर्षा 40 से 60 सेंटीमीटर वार्षिक। 1 सेंटीमीटर में मेरे बच्चों कितने मिलीमीटर होते हैं? या हम बोल सकते हैं 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। 400 से 600 मिलीमीटर वार्षिक। तो यदि बच्चों ऑप्शन में दे रखा है तो 400 से 600 बोलेंगे, सेंटीमीटर दे रखा है तो 40 से 60 सेंटीमीटर ही आपको बोलना है, ठीक है। सबसे ज्यादा जो वर्षा होती है हरियाणा के अंदर वो शिवालिक क्षेत्र में होती है। हरियाणा के अंदर सबसे अधिक जो वर्षा दर्ज की जाती है वो शिवालिक क्षेत्र में दर्ज की जाती है, ठीक है। और साथ के साथ यदि आपसे जिला पूछे तो आप बोलेंगे अंबाला जिला। जिला पूछे तो बच्चों क्या बोलेंगे? अंबाला जिला, ठीक है। और यहाँ जो वर्षा का उस सतर रहता है वो रहता है 110 सेंटीमीटर वार्षिक। 110 सेंटीमीटर वार्षिक, ठीक है। बात करें सबसे कम वर्षा, तो बच्चों सबसे कम वर्षा जो है ना वो आपको ध्यान रखना है दक्षिण और दक्षिण पश्चिम वाला जो इलाका होगा हरियाणा का, दक्षिण और दक्षिण पश्चिम जो क्षेत्र होगा हरियाणा का वहां पर सबसे कम वर्षा होती है। और यदि जिला पूछे तो बच्चों एक हरियाणा का पश्चिम का जो जिला है सिरसा जिला, ठीक है। और यहां पर जो वर्षा रहती है वो 35 सेंटीमीटर वार्षिक से बच्चों कम रहती है। 35 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा से भी कम जो है वो दर्ज की जाती है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है सिरसा बच्चों। आप सभी जानते हैं हरियाणा में जो वर्षा होती है सबसे ज्यादा
हरियाणा के अंदर जो गर्मियों में बारिश होती है बच्चों, जुलाई अगस्त महीने के अंदर ठीक है। तो हरियाणा में गर्मियों में जो वर्षा जुलाई अगस्त महीने में होती है वो दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर की शाखा से होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून की कौन सी शाखा? अरब सागर शाखा से बच्चों होती है। और हम बात करें सितंबर के महीने में, यानी कि जब गुग्गा आता है बच्चों, और गुग्गा वाले दिन भी बारिश होती है। यदि आप गांव से आते हो और आपने कभी देखा हो गुग्गा, तो गुग्गा वाले दिन भी बारिश होती है। तो वो बारिश कहाँ से होती है? तो बच्चों सितंबर महीने में बंगाल की खाड़ी की शाखा से बारिश होती है। ठीक है, तो याद रखना है, तो दोनों शाखाओं का योगदान है बच्चों, चाहे अरब सागर की शाखा हो चाहे बंगाल की खाड़ी की शाखा हो। हरियाणा में 80% जो बारिश होती है ना, वो दक्षिण पश्चिम मानसून से ही होती है। हरियाणा में 80% वर्षा कौन से मानसून से होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून। और ये दक्षिण पश्चिम मानसून बच्चों कहाँ से आता है? दक्षिण पश्चिम मानसून अरब सागर से सबसे पहले उठता है। तो हरियाणा में 80% वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून, या इसे बोल सकते हैं गर्मियों का मानसून, गर्मियों के मानसून से होती है। ठीक है, इसको मैं समझाऊंगा नेक्स्ट क्लास में, मैप के ऊपर आप लोगों को, मैप के ऊपर आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। ठीक है, तब तक ये 2-3 बातें लिख लो। गर्मियों में बारिश हो जाती है इससे, लेकिन हरियाणा में जो सर्दियों में वर्षा होती है, हरियाणा में सर्दियों में होने वाली 20% तक वर्षा वो किससे होती है बच्चों? वो आपको ध्यान रखना है, भारत के पश्चिम में स्थित, भारत के पश्चिम में स्थित फारस खाड़ी। भारत के पश्चिम में कौन सी खाड़ी है बच्चों? फारस की खाड़ी है, जिसे हम बोलते हैं पर्सिया या ईरान की खाड़ी। और इस ईरान की खाड़ी से क्या आती हैं? तेज गति की ठंडी पवनें आती हैं। ठीक है, तो फारस की खाड़ी, ईरान की खाड़ी जो भारत के पश्चिम में है, से आने वाली जेट स्ट्रीम पवनों, और इन पवनों को हम क्या बोलते हैं? जब ये पश्चिम की दिशा से आ रही हैं तो इनको बोलते हैं वेस्टर्न डिस्टरबेंस, यानी कि पश्चिमी विक्षोभ। क्योंकि भारत के पश्चिम में है ना फारस की खाड़ी, तो वहां से ये तेज गति की जो पवनें आती हैं, जेट स्ट्रीम पवनें बच्चों, इनको हम वेस्टर्न डिस्टरबेंस भी बोलते हैं।
और इन जेट स्ट्रीम पवनों से ही बच्चों सर्दियों के अंदर क्या होती है, बारिश होती है। ठीक है, हरियाणा के अंदर सर्दियों की जो ये बारिश होती है ना बच्चों, इसको मावठ वर्षा कहा जाता है। तो हरियाणा के अंदर सर्दियों में होने वाली जो वर्षा होगी, हरियाणा के अंदर सर्दियों में होने वाली जो वर्षा होगी, इस होने वाली वर्षा को बच्चों क्या कहा जाता है, मावठ वर्षा कहा जाता है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सर्दियों में होने वाली बारिश को हरियाणा में किस नाम से जाना जाता है बच्चों, मावठ वर्षा कहा जाता है। ठीक है, आज सबसे ज्यादा बारिश जो होती है ना वो अंबाला में होती है, जो शिवालिक क्षेत्र वाला हिस्सा है बच्चों। लेकिन हम बात करें, पहले हरियाणा में सबसे ज्यादा जो वर्षा के लिए फेमस था, हरियाणा ही नहीं पूरे पंजाब के अंदर, पंजाब हरियाणा में पहले सबसे अधिक वर्षा के लिए जो प्रसिद्ध क्षेत्र था, पूरे पंजाब का जिक्र करूं या आज का अपना हरियाणा का जिक्र करूं, तो मेरे बच्चों यमुनानगर का जो छछरौली कस्बा है, ये पूरे पंजाब में सबसे ज्यादा वर्षा के लिए जाना जाता था। और उस समय भारत के अंदर जब हरियाणा के छछरौली में सबसे ज्यादा बारिश हुआ करती थी, उस समय मेरे बच्चों भारत के अंदर सबसे ज्यादा बारिश हुआ करती थी चेरापूंजी में। और यही कारण है कि उस समय छछरौली में ज्यादा वर्षा होने के चलते लोगों ने इसका कंपैरिजन चेरापूंजी के साथ कर दिया था। तो इसलिए इसको बोलते हैं हरियाणा का चेरापूंजी। आज सबसे ज्यादा बारिश मेघालय के मासिनराम में होती है, पहले चेरापूंजी में होती थी। ठीक है, क्योंकि जलवायु जो है वो बदल जाती है, 30 से 35 साल के बाद अलग अलग स्थान मेरे बच्चों सबसे ज्यादा वर्षा के लिए फिर जाने जाते हैं। तो चेरापूंजी पहले ज्यादा बारिश होती थी, अब चेरापूंजी के पास ही मासिनराम है, वहां ज्यादा होती है। आगे चल के मासिनराम के पास कोई और जगह होगी, वहां ज्यादा वर्षा हो जाएगी। ठीक है, यहां तक बातें क्लियर हुई? तो आज के लिए इतना सा ही करेंगे, बाकी ये जितनी बातें मैंने लिखी हैं नेक्स्ट क्लास में मैं आपको मैप के ऊपर बताऊंगा कि कैसे कैसे मानसून जो है वो बारिश हरियाणा के अंदर करता है। ठीक है, तो उसको थोड़ा सा मैप के ऊपर समझने की कोशिश करेंगे। और कल की क्लास में 10-15 मिनट में ये टॉपिक हो जाएगा कंप्लीट। और मेरे बच्चों फिर अगला टॉपिक शुरू करेंगे, सोयल ऑफ हरियाणा, यानी कि हरियाणा की मिट्टी पढ़ना स्टार्ट करेंगे मेरे बच्चों। ठीक है, तो हरियाणा में जो मिट्टियां हैं वो सारी की सारी मिट्टियों को पढ़ेंगे। तो जलवायु और मिट्टी अपना कंप्लीट हो जाएगा। फिर मिट्टी के अंदर बच्चों हम खेती बाड़ी करना स्टार्ट करेंगे, कृषि और पशुपालन पढ़ेंगे। खेती बाड़ी में ही बच्चों जमीनों को सींचने का काम करेंगे। तो मैं आप लोगों को इरिगेशन प्रोजेक्ट यानी सिंचाई परियोजनाएं पढ़ाऊंगा, जिसमें आपको सारी की सारी हरियाणा की नहरें कवर कराऊंगा। उसके बाद बच्चों हम हरियाणा का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पढ़ेंगे, वन विभाग। वन विभाग में आपके सारे के सारे नेशनल पार्क आ जाएंगे, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आ जाएगी, चिड़ियाघर आ जाएंगे, ठीक है, ब्रीडिंग सेंटर आ जाएंगे बच्चों। उसके बाद हम बात करेंगे ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट के बाद हम बात करेंगे ऊर्जा संसाधन। ठीक है, ऊर्जा संसाधनों के अंदर हम बिजली पैदा करेंगे, खनिज संसाधन हम पढ़ेंगे। फिर हरियाणा की जनगणना के बारे में चर्चा करेंगे। तो सारे का सारा जो आपका ज्योग्राफी वाला पार्ट है, लगभग मेरे बच्चों कोशिश करेंगे 15-20-25 दिन में आपका कंप्लीट हो जाए। और एक लंबा पार्ट यही है, उसके बाद ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, उसके बाद ज्यादा टाइम आपका नहीं लगेगा। ठीक है, बाकी टाइम कितना भी लगे, चीजें तो सारी की सारी समेट के चलेंगे ही। तो सारी की सारी चीजें समेट के चलेंगे, तुम टेंशन मत लो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि 5-7 बच्चे जल्दबाजी कर रहे हैं तो उनके चक्कर में दूसरों का भी हम काम खराब करेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। तो मैक्सिमम बच्चे जो हैं सीखने के उद्देश्य से आते हैं और सारे बच्चों का ध्यान रखा जाएगा, एक एक चीज आप लोगों को अच्छे से कवर कराई जाएगी। और ये आपका बैच मेरे बच्चों मैं चाहता हूँ लास्ट बैच हो, क्योंकि उसके बाद आप सरकारी नौकरी लग जाओ, बस एक ही तमन्ना है। और इसी तमन्ना के साथ मैं पढ़ा रहा हूँ कि आपको बार बार जो है ना वो ना बच्चों जुड़ा रहना पड़े, क्योंकि उम्र भी डे बाई डे बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो आपकी उम्र का भी ख्याल है,
इसीलिए बच्चों आप लोगों को मैं यही चाहता हूँ कि ये आपका लास्ट बैच हो, उसके बाद जो है आप जो भी लग जाओ।